तो चलिए, जय हिंद। सभी छात्र छात्राओं को जीनियस कैरियर पॉइंट में स्वागत है। तो भाई आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं मैट्रिक परीक्षा 2022 क्लास 10th का ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये ऑफलाइन से क्लास है। आपको हम बता दें, जैसा आप थंबनेल पे देखे हैं ठीक उसी टाइप का आपका डिस्कशन भी आपको मिलेगा, क्योंकि थंबनेल पर दूसरा चीज़ और अंदर में दूसरा चीज़ आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एजुकेटेड वीडियो है। आपको समझ में आना चाहिए। क्लास 10th के जो भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन तरीका से मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हम दिला सकें। देखिए, कुछ भी नया करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ये मत सोचना कि हार होगी, ये मत सोचना कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती है, या जीत होती है या सीख मिलती है। हम कभी कोई चीज़ नया करने के लिए ज़िंदगी में सोचते हैं तो सोचते हैं अरे भाई हार जाएंगे, संकोच कर रहे हैं, नया चीज़ कर रहे हैं, नया चीज़ नहीं कर रहे हैं। हम संकोच कभी नहीं करेंगे कोई काम करने में। सबसे पहले विद्यार्थी का पहला लक्षण होना चाहिए कि किसी काम में संकोच नहीं, ठीक है। दूसरा में कभी हम हारेंगे नहीं, ये कभी हमें नहीं सोचना चाहिए। हम हारेंगे नहीं, या तो जीतेंगे या तो फिर सीखेंगे। इस पे हमें काम करना चाहिए और हर स्टूडेंट को तैयारी बेहतरीन तरीका से करना चाहिए। जितना हो सके आप तैयारी कीजिए, जहां भी आपको आवश्यकता हो सके, जिस प्रकार के आपको कमी लगे। मोबाइल नंबर आपको भी दिया हुआ 9631008757 पे कॉल करिए, व्हाट्सअप कीजिए, SMS कीजिए, आपको हर प्रकार के रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स हम लोग नहीं पढ़ते, कमेंट बॉक्स को ज़्यादातर ऑफ करते हैं, लेकिन आपको पर्सनल के लिए अगर किसी को कन्फ्यूजन लगता है तो 9631008757 यहाँ पे होगा, 67 पड़ गया, ठीक है। 57 पे आप कॉल करेंगे, 57 यहाँ पे नंबर गलती यहाँ पे मिक्स प्रिंट हो गया। तो अब कोशिश करते हैं कि आप पूरी तरीक़ा से वीडियो को देखेंगे, समझ में आपको आएगा। आज हम लोग ज्योग्राफी भूगोल के टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऑल टू ऑल सब्जेक्टिव प्रश्न, जितना भी आपको भूगोल में जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर से हम लोग टोटल का सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव आपको फर्स्ट जो प्रश्न है पहला है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझावे। सबसे पहले प्रश्न आपका है ज्योग्राफी का कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाना है। तो एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। हम बात किसका करने जा रहे हैं, अधात्विक खनिज के। वैसे खनिज जिसमें धातुई अंश का अभाव होता है, वैसे खनिज जिसमें धातु वाले अंश का क्या होता है, अभाव, मतलब कमी होता है। धातु वाले अंश के क्या होती है, कमी होती है, और भंगुर प्रकृति की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। इस पर चोट मारने से ये टूट जाते हैं। अधात्विक खनिज को आप चोट मारिएगा तो क्या होगा, टूट जाते हैं। जैसे डोलामाइट, हीरा, अब्रक, चूना, पत्थर, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है। आप अब्रक को क्या कीजिए, चोट मारिए अब्रक के तो दो टुकड़े में बढ़ जाएगी। हीरा के आप मारिए तो 2 टुकड़े में बढ़ जाएगी। ग्रेफाइट, डोलोमाइट के मारिए 2 टुकड़े में बढ़ जाएगी। चूना के मारिए 2 टुकड़े में बढ़ जाएगी। तो ये अगर हम अधात्विक खनिज पे चोट मारेंगे तो वह क्या होता है, टूट जाता है, जबकि धात्विक खनिज पर चोट मारने से टूटता नहीं है। इसी के उदाहरण है, इनमें लाइमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व होता है। ये सभी में सबसे ज्यादा जो है औद्योगिक महत्व किसका होता है, लाइमस्टोन में होता है। किसमें, लाइमस्टोन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान बताइए। आप धात्विक खनिज को कैसे पहचानेंगे ये आपको समझाना है कि आप धात्विक खनिज, हम ऊपर में पढ़े अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश कम हो, अभाव हो, कमी हो, उसमें अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिज के पहचान आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। अगर आप गलाने पर गल जाएगा, ठीक है। जैसे गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, तो समझिए कि धातु है, धात्विक है। क्या है, धात्विक खनिज है। गलाने पर गल जाए तो क्या समझिएगा, धात्विक खनिज है। पीटने पर ताड़ बनाया जा सकता है, समझ जाना क्या है, धात्विक है। जैसे मान लिया जाए हम एक चीज ले लेते हैं, अभी पता नहीं कि धात्विक है कि अधात्विक है, धात्विक है कि, तो इस पे क्या करें, इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने पर अगर जलने लगेगा समझना कि अधात्विक है।
अगर ये गलने लगेगा समझना ये धात्विक है। अगर इसको पीटेंगे तो टूट जाएगा तो समझ जाना कि अधात्विक, चूर्ण चूर्ण हो जाएगा, क्या समझना अधात्विक है। और पीटने से तार बनाई जा सकती खींच के तो धात्विक खनिज है। तो धात्विक और धात्विक खनिज का पहचान कर लेंगे, इसका एग्जाम्पल भी आप देख लें ऊपर में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर है कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे घटक यहाँ पे लिखे हैं कि मुख्य घटक कौन कौन है। तो सबसे पहले जो है स्थानीय जलवायु, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन है स्थानीय। दूसरा नंबर पे पूर्ववर्ती चट्टानें, पूर्ववर्ती एवं खनिज कण। तीसरा नंबर पर वनस्पति एवं जीव। चौथा नंबर पर भू आकृतियां एवं ऊंचाई। और पांचवा नंबर पर मृदा निर्माण में लगा समय। ये किसके प्रमुख घटक है मृदा निर्माण के प्रमुख घटक। अब हम दो चीज का डिफरेंट करेंगे, अंतर करेंगे कि बताइए खादर मिट्टी क्या है और बांगर मिट्टी क्या है, ये दोनों में फर्क बताना। हम खादर मिट्टी किसे कहते हैं और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं। नवीनतम एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। नवीनतम एवं उपजाऊ मिट्टी को किसको क्या कहते हैं खादर मिट्टी। जबकि पुरानी और जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। हमको क्या बोला कि खादर और बांगर में क्या कीजिए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले कि नवीन और उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, खादर मिट्टी में बाढ़ का, अब बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार में गंगा के मैदान में ज्यादा मिलेंगे खादर मिट्टी, जबकि महाराष्ट्र और पंजाब में आपको कौन सा मिट्टी मिलेंगे बांगर मिट्टी मिलेंगे। चिपको आंदोलन का वर्णन करना, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के बारे में बताइए। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिले में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन पर्यावरण सुरक्षा से आंदोलन चली थी। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा है, उसी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिला में कुछ अशिक्षित और अनपढ़ लोग रहते थे, उन्हीं के द्वारा ही चलाया गया 1972 में चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में स्थानीय लोग क्या करते थे, हरे भरे पेड़ को चिपक जाते थे। जब वहां पे अंग्रेज सरकार उसे काटने के लिए आते थे तब वो पेड़ को क्या करते थे, अंग्रेज सरकार नहीं क्या बोलते हैं सरकार, जब कंपनियां फैक्ट्रियां खोलने लगी, ठीक है, जब सरकार वहां कंपनी और फैक्ट्री खोलने लगी तब क्या करने लगा सरकार जो है, तो लोगों को लगा कि देखो ऐसा कर रहा है कि हम लोग के जंगल का अंदर धुन घटाई कर देगा, तो जिससे क्या होगा हम लोग को जीवन जो है निर्वाह नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ के जो अनपढ़ लोग थे सोचे कि ऐसा करो कि पेड़ के कटाई का अंधाधुंध को रोकने के एक ही उपाय है कि पेड़ में चिपक जाइए, और पेड़ में चिपक करके लोग बोलने पहले कि हम लोग को काटो तब पेड़ के काटना। तो जिससे सरकार जो है से सहम गई और फिर ये आंदोलन सक्सेस हो गई। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन लड़ा गया था। लौह अयस्क के नाम बताना है। लौह अयस्क कितने हैं 4। लौह अयस्क कितने हैं लौह अयस्क मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं। पहला में कौन है हेमेटाइट, हेमाटाइट, दूसरा में मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, और चौथा एंडेराइट, ठीक है। लौह अयस्क के मुख्य 4 भागों में बांटा गया। ये 4 रूप होते हैं, पहला हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और एंडेराइट। क्लियर यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि लोहे के प्रमुख उत्पादन राज्यों के नाम बताइए कि लोहा का उत्पादन किस किस राज्यों में होता है। सबसे ज्यादा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, कहाँ झारखंड में, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में। कोयले के 4 प्रमुख के नाम बताइए। कोयला 4 प्रकार के होती है। कोयला कितना प्रकार के 4 प्रकार के। एंथ्रासाइट जो सबसे बढ़िया कोयला होता है, ठीक है, उच्च कैटेगरी का जो कोयला है
एंथ्रासाइट कोयला है। उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट कोयला। ठीक है, कोयला के 4 प्रकार हैं। पहला एंथ्रासाइट जो सबसे अच्छा कोयला है, जिसमें ज्यादा कार्बन पाया जाता है। उससे कम कार्बन बिटुमिनस में, उससे कम कार्बन लिग्नाइट में, और उससे कम कार्बन पीट में। कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। आगे है लौह और लौह खनिज में अंतर स्पष्ट करना है कि लौह खनिज क्या होता है और लौह खनिज में क्या होता है। तो लौह खनिज, इसमें लोहे का अंश पाया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? लौह खनिज। और जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? अलौह खनिज कहते हैं। दूसरा में है कि अलौह खनिज, इनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अलौह खनिज। जैसे हम अगर पूछेगा कि बताइए कि किसमें लोहा के अंश पाया जाता है, तो लोहा के अंश आपको मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, निकिल, कोबाल्ट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? लौह खनिज। लेकिन किसमें लौह के अंश नहीं पाया जाता है? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, अभ्रक, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम आदि। ये सब का उपयोग जेवर और सिक्के, बर्तन, बक्सा, तार बनाने में किया जाता है, और ये सब अलौह खनिज है। जिस खनिज में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अलौह खनिज। और जिस खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लौह खनिज। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर, एल्युमिनियम के उपयोग बताना है। तो एल्युमिनियम जैसे होता है तो एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो एल्युमिनियम का उपयोग जो होता है वायुयान निर्माण में सबसे पहले कहाँ करते हैं? दूसरा में आप विद्युत उपकरण के निर्माण में, जैसे कोई इलेक्ट्रिक के सामान बनाना है, तार बनाना है या कोई सर्किट तैयार करना है, वहां भी हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। कभी कभी घर साज सज्जा के साधनों के निर्माण में, कभी कभी हम घर में भी एल्युमिनियम के उपयोग करते हैं, और कभी हम बर्तन बनाने में भी करते हैं। ठीक है, कभी कभी एल्युमिनियम का उपयोग हम बर्तन बनाने में। फिर सफेद शाम रासायनिक वस्तुओं बनाने में, सफेद शाम रासायनिक वस्तुओं बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं? हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में है? जैसे हम बात करते हैं हीराकुंड, किस राज्य में है? हीराकुंड बांध जैसे किस राज्य में है? तुंगभद्रा, रिहंद, उत्तर प्रदेश। हीराकुंड बांध उड़ीसा, तुंगभद्रा, रिहंद उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। झारखंड राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताइए कि झारखंड में किस किस जगह पे कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले कहाँ है? झरिया। अगर झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? झरिया में। फिर बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़, ये 4 जगह है, 5 जगह जहां पे कोयला झारखंड में पाया जाता है। फिर किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाना के नाम बताइए कि तेल शोधक कारखाना कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले आइए डिगबोई। डिगबोई कहाँ? असम। ठीक है, तारापुर, बरौनी और हल्दिया। बरौनी आप जानते हैं बिहार में। ठीक है, तो पूछा कि किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाना के आप नाम बताइए। तो डिगबोई हो गया, तारापुर हो गया, बरौनी हो गया, और कौन हो गया? हल्दिया हो गया। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 14 में कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के 51% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। भारत का 51% जनसंख्या किस पे निर्भर करती है? मतलब आधा से भी ज्यादा जनसंख्या किस पे निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। सकल घरेलू उत्पाद में भी इसका योगदान लगभग 13.7% होता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ या हड्डी मानी जाती है। कृषि जो होता है भारत की अर्थव्यवस्था के रीढ़ माना जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था की हड्डी माना जाता है। किसको? कृषि को। इसी वजह से भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि अगर कृषि को हटा दिया जाए भारत से तो भारत जैसे अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा के गिर जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था इतना कमजोर हो जाएगा तो कभी भी विकसित नहीं कर पाएगा, कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए भारत के कृषि प्रधान देश कहा जाता है।
15 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो सन 1960 की कहानी है कि 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्रों में क्रांति हुई थी। देखिए 1960 के दशक में कहां कहां, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ, एक क्रांति के मतलब रफ्तार आना, ठीक है, क्रांति हुआ, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। जिसे कौन सा क्रांति हम कहें, हरित क्रांति। यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। जब हरित क्रांति आया तो भारत के लोगों को कृषि के क्षेत्र में क्या बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। किसी दूसरा पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कहां से लोग आत्मनिर्भर होना शुरू हुए, हरित क्रांति से। हरित क्रांति आया तो किसानों को क्या किया, आत्मनिर्भर बनाया कि अपने आप पे भरोसा करो, किसी दूसरा पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में इसे सर्वाधिक उपज गेहूं की गई थी। और जब हरित क्रांति आया था तो सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन हुआ था, गेहूं के हुआ था। और इस क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन थे। किसकी, हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। इसमें उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति के समय हाई कैटेगरी के बीज, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं आप, और अच्छा खाद का यूज किया गया था, जिससे क्या हुआ कि हरित का मतलब हरियाली वाले क्षेत्रों में वृद्धि ज्यादा हुआ, गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ, फसलों का उत्पादन ज्यादा हुआ, जिससे किसान क्या होने लगे, आत्मनिर्भर रहना शुरू कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते 16 में, शुष्क क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो जहां पे 75 सेमी से कम वर्षा होती है, जहां पे 75 सेमी से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, शुष्क क्षेत्र कहते हैं। शुष्क क्षेत्र कृषि को शुष्क भूमि कृषि भी कहा जाता है। जहां पे 75 सेमी से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, शुष्क कृषि कहते हैं। अब बात करते हैं 17 में। 17 नंबर प्रश्न क्या है, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव पदार्थों से हुआ है। वैसे संसाधन जिनका निर्माण, उसको क्या कहते हैं हम, अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन जैसे चट्टान, जैसे चट्टान अजैव में आ गया। और रहेगा जैव संसाधन तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिएगा कि वैसे संसाधन जिसका निर्माण सजीव पदार्थों से हुआ है उसे किस में रखा गया है, जैव संसाधन में। और हम संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव की आवश्यकताओं के पूर्ति करने वाले को क्या कहते हैं, संसाधन। यदि हमारी आवश्यकता पेन है तो पेन एक प्रकार की संसाधन है। यदि हमारी आवश्यकता घर है तो घर हमारे लिए संसाधन है। जो मानव की आवश्यकता होता है वो मनुष्य का क्या है, संसाधन है। अब श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार हरित क्रांति आया हरियाली को वृद्धि करके गया, उसी प्रकार श्वेत क्रांति भारत में चली थी। श्वेत क्रांति अथवा इसको ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किसे संबंधित है, दूध उत्पादन से है। इसके दूध की अधिक मात्रा उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति चलाया गया था। श्वेत क्रांति किसके लिए, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए चला था। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध से। भारत में उपजने वाली दो खाद्य, नकदी एवं रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। तो खाद्य फसल में कौन आ गया, धान और गेहूं। धान और गेहूं के किस फसल में रखते हैं, खाद्य फसल में। नकदी फसल में आ गए चाय और कहवा, नकदी फसल में चाय और कहवा। रेशेदार फसल में कपास और जूट। कपास और जूट को किस में रखा गया, रेशेदार फसल में रखा गया। नकदी फसल में किसको, चाय और कहवा को। खदान फसल में किसको, धान और गेहूं को रखा गया। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, वैसे उद्योग जो कृषि पे आधारित होता है। वैसे उद्योग जो कृषि पे आधारित होता है, या तो वैसे उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि पे आधारित है। वैसे उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि पे आधारित होता है उसे हम क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी मिल, चीनी मिल किस पे निर्भर है, कृषि पे निर्भर है। चीनी मिल गन्ना पे निर्भर है, और गन्ना किस पे निर्भर है, कृषि पे। क्योंकि कृषि उत्पादन नहीं करेगा, किसान उत्पादन नहीं करेगा, तो बताइए गन्ना कहां से आएगा। जब गन्ना नहीं आएगा
तो फिर चीनी मिल कैसे चलेगा। तो कुछ जो उद्योग होते हैं, जो कंपनी होती है, वो कृषि पे आधारित होता है, कुछ खनिज पे आधारित होता है। जैसे देख लो लोहा खनिज पे आधारित उद्योग हो गया, और यहाँ पे हमारा गन्ना जो हो गया चीनी मिल हो गया। चीनी मिल किस पे आधारित है? कृषि पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 20, आयात तथा निर्यात में अंतर स्पष्ट करना है। आयात किसे कहते हैं, निर्यात किसे कहते हैं? जब हमारा देश या कोई शहर हमारे पास जो होते हैं, जैसे हम भारत के रहने वाले हैं, भारत के पास बहुत सारे सामान की आवश्यकता है, सब चीज भारत में उपलब्ध नहीं है। तो यदि भारत सरकार विदेश से जो सामान मंगवाती है उसे आयात कहते हैं। विदेश से मंगवाने वाला को क्या कहते हैं? और अगर भारत के पास कुछ है ज्यादा और उसे चाहते हैं कि हम विदेशों में भेज दें, तो विदेशों में जो सरकार भेजती है हमारी, वो कहलाता है निर्यात। एगो आयात के मतलब मंगवाना, निर्यात के मतलब भेजना। वही कहता है जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगवाना क्या कहलाता है? आयात। जब कोई सामान अपने देश से दूसरे देश या बाहरी देशों में भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। आयात निर्यात एक व्यापारिक प्रक्रिया है। हम राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहते हैं? तो वैसी महामार्ग जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है। वैसी मार्ग, वैसी रास्ता जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं। और राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण केंद्र सरकार करती है। रख रखाव, देख रेख सब कौन करेगा? केंद्र सरकार। नेशनल रोड जो होता है, जिसको हम नेशनल हाईवे भी इंग्लिश में कहते हैं, एनएच कहते हैं, एनएच का रख रखाव कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार। और एनएच क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है। अब स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग का वर्णन कीजिए। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग का वर्णन कीजिए। कहता है भारत के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। फिर से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और भारत के महानगर है। और ये भारत के जो 4 गो महानगर है, और इसे जोड़ने वाली जो राजमार्ग है, जो ये 4 महानगरों को क्या करता है? जोड़ता है, वह उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग। जो भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाली महामार्ग को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग कहते हैं। इसका दायित्व तो केंद्र सरकार पर होता है। इसका देख रेख, बनाव, हर चीज करना इसका किसके पास होता है? यह 6 लाइन वाली लगभग कितना 5846 किलोमीटर लंबी सड़क है। 6 लाइन वाली, 3 लाइन इधर से और 3 लाइन इधर से रहती है। 6 लाइन वाली सड़क को हम स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग के नाम से जानते हैं। भारत में डाक सेवा कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखो, भारत में जो डाक सेवा था सबसे पहले 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में डाक इसकी शुरुआती 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। परंतु बाद में 1854 में इसे भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई। फिर इस प्रकार से क्या बन गया? अपना खुद भारत की डाक। तो भारतीय डाक की स्थापना कब हुआ? 1854 में। लेकिन इसकी शुरू कब की गई थी? किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है कि बिहार के प्रमुख फसल कौन कौन है? तो बिहार जो है सब्जी उत्पादन में दूसरा नंबर रखता है, और इसकी प्रमुख फसल धान, गेहूं, मकई, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन। यह बिहार की प्रमुख फसल है। धान, गेहूं, मकई, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन। ये सब क्या है? बिहार की प्रमुख फसल है। बिहार में गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादन जिलों के नाम बताइए। जहां पे बिहार में गेहूं का उत्पादन होता है, वैसे 5 जिला के नाम बताना 38 गो में से। तो सबसे पहला हो गया दरभंगा, रोहतास, गया, सिवान, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद। दरभंगा, रोहतास, गया, सिवान, सारण, भोजपुर और औरंगाबाद में गेहूं का उत्पादन होता है।
बिहार में वन विनाश की दो प्रमुख कारक बताइए कि बिहार में आज वन का विनाश हो रहा है, इसकी कारण स्पष्ट करना आपको। तो देखिए बिहार में जो वन का विनाश हो रहा है, मानव के हस्तक्षेप वन संपदा के विनाश में संबंध महत्वपूर्ण कारण रहा। देखिए मानव के हस्तक्षेप से आज वन का क्या होते जा रहा है, विनाश होते जा रहा है। आज जंगल देखिए, जंगल के जंगल लोग उजाड़ते जा रहे हैं, तो किसके हस्तक्षेप से, मानव के हस्तक्षेप से। फिर क्या हुआ कि बढ़ती हुई जनसंख्या के वजह से भी आज जंगल की अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है। और उतना ही नहीं, कुछ जगह पे नदियां जैसे तीव्र गति से बहती है, जिसके कारण भी जंगल की कटाई हो जा रही है। फिर केंद्र सरकार की अपेक्षा के कारण भी जंगल का विनाश हो रहा है। तो जंगल विनाश के और कई रीजन्स है हम लोगों के पास। जब जंगल के देख रहे हैं, पहले जंगल ज्यादा था, धीरे धीरे जंगल की मात्रा, जनसंख्या बढ़ेगी, लोग घर बना देगा, जहां तहां सड़कें बन रही है वन विभाग में, जहां पेड़ लगाना चाहिए वहां पे लोग खेती करने लग रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होने वाला है, धीरे धीरे वन का विनाश होते जा रहा है। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा के नाम लिखिए। बिहार में कौन कौन से हवाई अड्डा और कहां कहां है। तो सबसे पहले जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, पटना में। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, पटना में है। बोधगया हवाई अड्डा, बोधगया में। बोधगया हवाई अड्डा, बोधगया में। बिहटा हवाई अड्डा, बिहटा में है। भागलपुर हवाई अड्डा, भागलपुर में है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, मुजफ्फरपुर में है। रक्सौल हवाई अड्डा, रक्सौल में है। ठीक है, खाली एक याद रखना ऊपर वाला, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब निम्नलिखित को किस रंग से, देखिए निम्नलिखित को किस रंग से दिखाया जाता है बताएं। जलीय भाग के मानचित्र में जलीय भाग को हम किससे दिखाते हैं, जलीय भाग को हम किससे दिखाते हैं, मैदानी और पर्वतीय को किससे दिखाते हैं। तो जलीय भाग को नीले रंग से दिखाते हैं। जब आप मैप बनाते हैं, जब आप मानचित्र बनाते हैं, तो क्या करते हैं, जल वाला भाग को कौन रंग से दिखाइएगा, नीला रंग से। मैदान को किस रंग से, हरे रंग से। और पर्वतों को किस रंग से, पर्वतों को बादामी हल्का कथई रंग से। ठीक है, यह हल्का कत्था रंग से हम उसको दिखाते हैं। अगला, कोंकण रेल मार्ग परियोजना क्या है। हम कोंकण रेल मार्ग के बारे में समझेंगे। कहता है यह देश के पश्चिमी तट के किनारे महाराष्ट्र के रोहा से, यह देश के पश्चिमी तट के किनारे महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक जाती है। कोंकण रेल मार्ग कहां से कहां चलती है, महाराष्ट्र के रोहा से कहां, गोवा के मडगांव तक चलती है। इस परियोजना की व्यवस्था कोंकण रेलवे निगम द्वारा की गई थी। कोंकण रेल मार्ग परियोजना का शुरुआत किसके द्वारा, किस परियोजना के तहत, तो कोंकण रेलवे निगम के द्वारा शुरू किया गया था। यह नियमित यात्री रेल सेवा प्रारंभ की जा चुकी है, जिसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। पाइपलाइन मार्ग का उपयोग कहाँ होता है, पाइपलाइन जो होता है, पाइपलाइन मार्ग का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए पाइपलाइन मार्ग का उपयोग हम कहाँ करते हैं। पाइपलाइन मार्ग का उपयोग तरल पदार्थ जैसे जल, पेट्रोल, गैस इत्यादि के लिए करते हैं। और ये आप जानते हैं भारत में एक जगह स्थान है, गुजरात के हाजीरा नामक स्थान पर इसी के माध्यम से कारखानों में गैस का परिवहन होता है। पाइपलाइन परिवहन, जैसे परिवहन भी कई प्रकार के होता है, एक जल परिवहन होता है, एक वायु परिवहन होता है, एक सड़क परिवहन होता है, एक पाइपलाइन परिवहन होता है। वायु परिवहन जो होता है हवा में चलती है, जो सबसे तेज और तीव्र गति से चलने वाली है। मतलब सबसे तेज गति से चलने वाली परिवहन कौन है, वायु परिवहन है। और सबसे महंगा परिवहन भी कौन है, वायु परिवहन है। परिवहन जो वायु परिवहन है, सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन है। आप एरोप्लेन से जाइएगा, सबसे महंगा लगेगा, आपको जाने में पैसा उससे ज़्यादा खर्च लगेगा और कम समय में पहुंच जाएगा, मतलब तेज गति से चलने वाली है। दूसरा मानते हैं सड़क परिवहन को सुविधाजनक परिवहन कहा जाता है। सड़क परिवहन को सुविधाजनक, क्योंकि ये हर घर तक पहुंचती। सड़क ही एक ऐसा परिवहन है जो हर घर तक के पहुंचती, हर घर को सड़क से जोड़ देती है, इसलिए सड़क को सुविधाजनक परिवहन कहा गया है। फिर सबसे सस्ता परिवहन जो होता है वो जल परिवहन होता है। सबसे सस्ता परिवहन कौन होता है, जल परिवहन होता है। इसका निर्माण करने में पैसा उसका खर्च नहीं लगता है, रख रखाव में पैसा खर्च नहीं लगता है।
और भारी से भारी सामान भी जल परिवहन से ही ले जाना संभव होता है। ठीक है, जैसे जल परिवहन नदी में बनती है, समुद्रों में बनती है, ये सब में जल परिवहन बनाया जाता है। पानी में नाव डालिए और समझ रास्ता बन गया, जाइए जहाँ जाना है, पानी वहाँ लेकर के पहुँच जाना है। तो वैसे परिवहन को हम जल परिवहन कहते हैं और सबसे सस्ता परिवहन वही परिवहन होता है। फिर एक पाइपलाइन परिवहन होता है। पाइपलाइन परिवहन ज्यादा अमेरिका में प्रचलित, लेकिन भारत में भी देखिए गुजरात में लगा गया, जहां पे उस कारखाने में क्या पानी पहुंचती है, गैस पहुंचती है। ठीक है, तो आप पाइपलाइन परिवहन से ज्यादा चीज नहीं लेकर जा सकते हैं। गैस लेकर जा सकते हैं, आप पानी लेकर जा सकते हैं, आप तरल पदार्थ कोई भी लेकर, तेल भी लेकर जा सकते हैं। तरल पदार्थ ही ले जाना संभव है। तो ये टोटल आपको कितना क्वेश्चन हो गया, 30 सब्जेक्टिव प्रश्न हम एक चैप्टर के देखें। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन आएगा, अभी 30 प्रश्न इस सप्ताह भर आएगा। ठीक है, 30 प्रश्न का सीरीज आएगा, जिसमें आप ओनली फॉर सिर्फ प्रश्न लिखेंगे, 30 प्रश्न खाली, आंसर नहीं लिखना है। और बाकी आपको 30 प्रश्न आपको खुद से घर से बना करके लेकर के आना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आंसर नहीं हम यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है, आंसर के लिए उतना समय भी नहीं है अभी।